तो रिसेंटली मैंने एक एंड्रॉइड से iOS के ऊपर स्विच किया और चीजें काफी हद तक चेंज हो गई। मैंने एक वीडियो पोस्ट करा था जिसमें मैंने iOS में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं मैंने वो पोस्ट किया था, और ये वीडियो उसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट होने वाली है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कौन कौन सी चीजें मुझे बड़ी जबरदस्त लग रही हैं आईफोन के अंदर, जो अभी तक मैंने एंड्रॉइड में कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था, और यही एग्जैक्ट वही रीजंस हो सकते हैं जो एक एंड्रॉइड यूजर को आईफोन पे स्विच करने के लिए मजबूर कर दें। पहली चीज है इकोसिस्टम। तो मैंने जब मैक लिया था तो मेरे पास एक एंड्रॉइड फोन था, एंड बिलीव मी आप अपने दुश्मन के लिए भी नहीं चाहोगे कि उसके पास ये वाला कॉम्बिनेशन हो। बात बड़ी सिंपल सी है, अगर विंडोज यूज कर रहे हो तो एंड्रॉइड चला लो, और अगर मैक यूज कर रहे हो तो एक आईफोन लेना ही सबसे बड़ी समझदारी का काम है। यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि मेरे अगर फोन पे कॉल आ रहा है तो मैं इजीली अपने मैकबुक पे कॉल को रिसीव कर सकता हूं, वहीं से बात कंटिन्यू करके वहीं पे काट सकता हूं, फोन मेरा चार्जिंग पे लगा हुआ है। या फिर अगर मैं फोन के अंदर कुछ सर्च कर रहा हूं, कुछ ब्राउज कर रहा हूं, तो वहां से मैं सीधा पिकअप कर सकता हूं मैक के ऊपर, एंड वाइस वर्सा। अगर कोई मैं नोट्स या मेल कुछ मैक पे लिख रहा हूं और मुझे कोई जल्दी है, मैं कहीं जा रहा हूं, तो वहीं से ही सारी चीजें पिकअप कर सकता हूं अपने फोन के ऊपर। तो ये ऐसी चीजें हैं जो एंड्रॉइड में एक सेपरेट एप्स, थर्ड पार्टी एप्स आपको डालनी पड़ती हैं। काफी बार ना कनेक्शन इश्यूज की वजह से ढंग से प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाता है, लेकिन iOS के अंदर ऐसा नहीं है, सारी चीजें इनबिल्ट हैं, बिल्कुल फ्लॉलेसली वर्क करती हैं। एप्पल ने अपना इकोसिस्टम कुछ इस तरीके का बनाया हुआ है कि अगर कोई एक बार इसके अंदर घुस जाता है तो दोबारा निकलना बड़ा मुश्किल है भाई, निकल ही नहीं सकता। नेक्स्ट चीज है इसकी रैम मैनेजमेंट। भाई रैम मैनेजमेंट ना इसकी एक्सीलेंट है। मैंने सैमसंग का फ्लैगशिप यूज किया हुआ है, वन प्लस का फ्लैगशिप यूज किया हुआ है, और यकीन मानना कोई भी एंड्रॉइड फोन रैम मैनेजमेंट के केस में इसके क्लोज भी नहीं आ पाता, जितना मैंने डिवाइसेस यूज किए हैं एटलीस्ट। कहने का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि अगर इस फोन के अंदर मैं आपको यहाँ पे एप्स खोलता हूं तो बैकग्राउंड एप्स आप देखोगे कितनी सारी हैं, एंड यकीन मानना जितनी मर्जी ऐप्स खोल लो आपका फोन एक सेकंड को भी लैग नहीं करता। इवन मैंने ऐसा भी ट्राई किया हुआ है, और एक बार अनजाने में भी हो गया था कि 4-5 दिन तक ऐप बैकग्राउंड में पड़ी हुई थी और मैंने उसको दोबारा से ओपन नहीं करके देखा था, लेकिन जब खोला तो वहीं से ही एग्जैक्ट सेम स्पॉट से सारी चीजें कंटिन्यू होना स्टार्ट हो गई। कोई लैग नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा लगा कि जैसे बस पीछे ही रखी थी, उठा के आगे ले आए। लेकिन ये चीज एंड्रॉइड के अंदर नहीं होती है। मैंने जितने भी डिवाइसेज अभी तक यूज करे हैं एंड्रॉइड में, अगर कोई भी ऐप बैकग्राउंड में काफी टाइम तक के लिए पड़ी हुई है तो जब भी हम उसको दोबारा से खोलते हैं तो क्या होता है कि वो ऐप रीस्टार्ट हो जाती है, और ज्यादा देर के लिए ज्यादा ऐप्स अगर एंड्रॉइड फोन के अंदर छोड़ दो तो ऐसा लगता है कि एंड्रॉइड फोन को थोड़ी खांसी जुकाम हो गई है। मतलब कि क्लियर बैकग्राउंड इसको क्लियर करो एंड्रॉइड फोन के अंदर, तब वो आगे सही से रिफ्रेश मोड में काम करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट चीज है यहाँ पे फैमिली शेयरिंग ऑप्शन, और ये चीज मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। अगर सपोज करो मैंने अपनी क्लाउड आईडी पे कोई परचेजेस करे हैं इनके ऐप स्टोर से या iTunes से, या फिर जो भी इनके अपने वाले सारे इकोसिस्टम है वहां से कुछ भी परचेजेस करे हैं, तो वो मैं अपनी फैमिली में उनको इजीली एक्सेस दे सकता हूं। और ऐसा नहीं है कि उनको क्लाउड आईडी ही देनी पड़ेगी, उनको मेरी क्लाउड आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा, बल्कि मैं उनको इनवाइट कर सकता हूं। सिंपल उनकी आईडी डालूंगा, वहां पे उनको रिक्वेस्ट चली जाएगी, वो एक्सेप्ट कर लेंगे और उनको सारा एक्सेस मिल जाएगा उन एप्स का या डिजिटल परचेजेस का जो मैंने अपने से किया है। इसको ये लोग फैमिली शेयरिंग बोलते हैं। सपोज करो कुछ हम लोग फ्रेंड्स गए किसी ट्रिप पे, यहाँ पे ये चीज मस्ट है कि सबके पास आईफोन होना चाहिए, तभी क्लाउड आईडी मतलब उसी तरीके से काम करेगी। इमोशनल डैमेज। तो सबने फोटोज खींच ली, अब सब यहाँ तो व्हाट्सएप पे लड़ लो कि भाई फोटोज भेजो, या फिर इसका गैलरी शेयरिंग ऑप्शन यूज कर लो। सिंपल सा है, नीचे फॉर यू में जाओ और यहाँ पे एक एल्बम को मैंने शेयर कर दिया, जैसे कि मेरा ये भाई है रोहित, इसके साथ मैंने शेयर कर लिया। अब इसके अंदर मैं दिखाऊंगा आपको, तो ये पूरी एक वॉल या फीड टाइप की आ जाती है, जो फोटोज हमने शेयर करी। पहले मैंने एक शेयर करी, फिर उसने एक शेयर करी, और उसके बाद फिर उसने एक और शेयर करी। तो ये बेसिकली हम दोनों की एक फीड सी बन गई। मैं उसको फोटोज को लाइक वाइक भी कर सकते हैं, और ये सिस्टम है मुझे काफी सही लगा। मतलब काफी सारे लोगों को एक साथ एक जगह पे इकट्ठा कर लो और फोटो शेयरिंग कर लो, वो ज्यादा बेटर है। फुल रेजोल्यूशन में भी फोटो मिल रही है, फोन में स्पेस भी यूज नहीं हो रही, मजा आया। नेक्स्ट चीज है जीरो ब्लोटवेयर। अब अगर कायदे से देखो तो एप्पल पहले ही इतने पैसे ले लेता है कि उसको आपके फोन या डिवाइसेस के अंदर ब्लोटवेयर डाल के पैसे कमाने की नीड बचती नहीं है वहां पे। This is business.
वहीं पे अगर आप बजट एंड्रॉइड फोन्स की तरफ देखो, भले वो MI हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया या फिर रियलमी हो गया, ये वाले जो कैटेगरी के फोन्स हैं जो सस्ते में एक अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं, वो अपनी कॉस्ट कटिंग में एक मेजर फैक्टर होता है उनका ब्लोटवेयर। बेसिकली कुछ ऐसे ऐप्स जो आपको जरूरत नहीं है लेकिन उन ऐप्स को प्रमोशन चाहिए, तो ये जो कंपनीज होती हैं रियलमी या MI, ये उन ऐप से स्पॉन्सरशिप्स ले लेती हैं और उसके बाद उन फोन्स के अंदर प्री इंस्टॉल करके दे देती हैं। तो उन दोनों का तो फायदा हो जाता है लेकिन यूजर उसमें पिसता है क्योंकि बेकार के उनके एड्स या डेटा कलेक्शन उनका जाता रहता है जो आगे जाके बेचते हैं। तो यहाँ पे एप्पल को कोई स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है, मुझे है। अगर कोई देख रहा हो, कोई स्पॉन्सर करना चाहे तो प्लीज कर देना, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि कुछ कुछ एंड्रॉइड ब्रांड्स ऐसे हैं जो ब्लोटवेयर डाल डाल के डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर उसको सेल करते हैं। ऐसी नीच हरकत एप्पल तो नहीं करता। रुको जरा, वैसे नीचता से याद आया, कुछ टाइम पहले इनके आईफोन्स में भी ऐसा ही सिस्टम आया था कि ये फोन स्लो कर रहे थे अपडेट दे दे के, याद आया। नेक्स्ट चीज है एयर ड्रॉप। अब हालांकि ये भी एक इकोसिस्टम का ही छोटा सा पार्ट है, लेकिन यकीन मानना जिंदगी बहुत आसान हो जाती है जब कोई भी फाइल हम फोन से लैपटॉप या वाइस वर्सा किसी भी डिवाइसेस में सिंगल क्लिक से फास्टेस्ट स्पीड से ट्रांसफर कर सकते हैं। सही बताऊं तो मेरी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है ऑलरेडी एयर ड्रॉप, क्योंकि बहुत सारा काम मेरा आसान हो जाता है इससे। मैं यूजुअली कोई भी फोटो वीडियो खींचूं, एक सिंगल क्लिक करूं, मेरे लैपटॉप में आ गया, वहीं से मैंने रील बना ली, एडिट कर लिया, कुछ भी करना हो वापसी से फोन में डाल लिया और यहां से फिर से इंस्टाग्राम पे अपलोड। तो ये चीज काफी आसान हो जाती है। हालांकि ये चीज एंड्रॉइड में भी हो जाती है शेयर इट वगैरह से, लेकिन बहुत फास्ट है और बहुत डिपेंडेबल है एयर ड्रॉप एज कंपेयर टू किसी भी एंड्रॉइड ऐप जो बड़ी बड़ी फाइल्स को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। दिक्कत यही आती है कि काफी सारी एंड्रॉइड ऐप्स ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी फाइल्स को झेल नहीं पाती हैं और कनेक्शन फेल हो जाता है और उसके बाद फिर से उसको करते रहो। तो पहले मैं भी यही सोचता था कि क्या ही फर्क पड़ेगा, शेयर इट, एयर ड्रॉप सब एक ही चीज है, लेकिन ये एक्सपीरियंस की चीज है, जब तक करोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। तो करना करो फिर। नेक्स्ट चीज है आईफोन का कैमरा। आप देखो कैमरा क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी के ऊपर मैं कोई भी कमेंट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये चीज डिपेंड कर सकती है कि आप इसके अगर कंपेयर कर रहे हो तो कौन सा ले रहे हो। तो बहुत अच्छे अच्छे फोन्स भी हैं जो कैमरा क्वालिटीज मैच कर सकते हैं, तो इसलिए मैं वहां पे नहीं जा रहा हूं। लेकिन इसके अंदर इंटीग्रेटेड जो चीजें हैं कैमरा के अंदर, वो एक स्टेप इसको और आगे ले जाती हैं एंड्रॉइड से। जैसे कि पहली चीज तो सबसे बड़ी कि अगर जितने भी लेंसेज यूज्ड हैं, आप जब वीडियो खींच रहे होते हो या फोटो खींच रहे होते हो तो लेंस की जो स्विचिंग होती है वो इतनी सीमलेस होती है जो कि एंड्रॉइड में मुझे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। सपोज करो ये एक आईफोन 13 है, तो इसमें एक टेलीफोटो है और एक नॉर्मल है। तो इसका मतलब कि अगर मैं यहां पे ये शूट करता हूं तो जैसे जैसे मैं जूम कर रहा हूं या जूम आउट कर रहा हूं तो बिल्कुल फ्लॉलेस तरीके से यहां पे ये जूम इन जूम आउट हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप एंड्रॉइड पे ये चीज करते हो तो 1 सेकंड का स्टटर आता है जहां पे एक लेंस रुक के दूसरा लेंस काम करना शुरू करता है और तब ये चीजें वहां पे होती हैं। इसके अलावा अगर हम कोई भी फोटो खींचते हैं, सपोज मैंने ये फोटो खींची, यहाँ पे ये है प्रेस्टो लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूं। अब मेरे फोन के अंदर देखो ये फोटो आ गई। अब यहां से मैं सिंपली इसको लॉन्ग प्रेस करके पूरा इसका टेक्स्ट कॉपी कर सकता हूं। आई होप आपको दिख रहा हो। इवन यही नहीं, अगर इसके नीचे ये छोटे छोटे दूसरे टेक्स्ट भी लिखे हैं तो उसको भी मैं लॉन्ग प्रेस करके सीधा यहां पे टेक्स्ट को कॉपी कर सकता हूं इन कामों के लिए। प्लस यहां पे अगर कोई QR कोड है तो कैमरा के अंदर ही सीधा सीधा स्कैन हो जाता है। इन सब कामों के लिए गूगल लेंस यूज करना पड़ता है एंड्रॉइड में, तो एक सेपरेट ऐप है, हो वहां पे भी जाता है, सेपरेट एक ऐप में जाना पड़ता है फिर होता है। यहाँ पे बेसिक अपने मेन कैमरा के इंटरफेस के अंदर ही हो जाता है, तो ये काफी बढ़िया सिस्टम है। नेक्स्ट चीज है गेमिंग कैपेबिलिटीज। अगर आप देखो तो एंड्रॉइड फोन्स के अंदर अगर हम BGMI का ही एग्जांपल ले लेते हैं तो बढ़िया से बढ़िया एंड्रॉइड फोन चला लेना। अगर उसमें ज्यादा पब्लिक है ना BGMI के अंदर तो हल्की सी स्लाइट रेंडरिंग आनी शुरू हो जाती है। यही रीजन है कि बड़े से बड़े जो स्ट्रीमर्स होते हैं वो एक आईफोन यूज करते हैं, उसके बाद एलगाटो की स्ट्रीमिंग डिवाइस लगाते हैं, तब भी फ्लॉलेस 90 FPS की स्ट्रीमिंग निकल के आती है आईफोन के ऊपर। तो ये चीज काफी बढ़िया बना देती है, मतलब कोई भी गेम इसको कैसा भी डाल दो फर्स्ट क्लास रन करता है। वो एक अलग बात है कि आईफोन पे अवेलेबल ही ना हो। नेक्स्ट चीज है इसकी यहाँ पे UI। अब देखो मैं तो एंड्रॉइड से आया हूं तो डेफिनेटली मेरे लिए एक रिफ्रेश्ड एक्सपीरियंस है अभी के लिए, लेकिन एक ये कड़वा सच है कि 2008 से आज तक इसका UI एग्जैक्टली सेम रहा है। अब इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। प्रोज ये हैं कि जितने भी लोग आईफोन पे आते हैं सबको इजीली पता है कि कैसे फोन चलता है और क्या क्या कहां पे सारी सेटिंग्स हैं। लेकिन
वहीं पे एंड्रॉइड पे इतने सारे मल्टीपल हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं, सबको अपने सेम एंड्रॉइड के स्टॉक एंड्रॉइड के ऊपर अपनी अपनी स्किन लगानी पड़ती है, जिस वजह से हर यूजर को थोड़ी थोड़ी सी ना अलग सी प्रॉब्लम सी लगती है कि यार सैमसंग का अच्छा लगता है या वीवो का अच्छा लगता है या ओप्पो का अच्छा लगता है। बेस एंड्रॉइड ही है, लेकिन सबके ओपिनियंस बदल जाते हैं। लेकिन आईफोन के अंदर ऐसा नहीं है। अब ये चीज पे मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं कितने टाइम में इस ओएस से बोर हो जाता हूं, तो ये चीज मैं टोटली आपके ऊपर छोड़ देता हूं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे ओटीई अपडेट्स के बारे में इसके पता चला कि ये चीज आईफोन के अंदर ऐसी है कि कितने भी आईफोन्स हैं आपका 5 साल का एटलीस्ट यहां पे अपडेट्स मिलेंगे। अगर मैं बात करूं iOS 15 अभी जो चल रहा है उसका अपडेट आईफोन के 6s को मिला हुआ है। अब आईफोन 6s अगर आप देखो तो 6 साल पुराना हैंडसेट है, तो इसका मतलब कि अगर मैंने आज ये लिया है तो 6 साल तक मुझे फर्स्ट क्लास इसके ओएस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। जितना मेरा हार्डवेयर सपोर्ट करेगा फर्स्ट क्लास वहां पे सारी चीजें मैं एक्सपीरियंस कर पाऊंगा। लेकिन एंड्रॉयड में भूल जाना है कि 2 साल के बाद आपको कोई सपोर्ट मिलेगा भी तो बस वो गूगल के सिक्योरिटी पैचेस आते हैं और कुछ नहीं। यही रीजन है कि आज की डेट में एप्पल के जितने भी डिवाइसेस हैं ऑन अर्थ 80% से ज्यादा डिवाइसेस iOS 14 एंड अबव पे आ गए हैं। और वहीं पे अगर कंपेयर करते हैं गूगल से एंड्रॉइड के इकोसिस्टम में, तो सिर्फ 4% ऐसे हैं जो लेटेस्ट एंड्रॉइड के वर्जन के ऊपर आए हैं, बाकी सब फेड आउट पुराने वाले सिस्टम पे चल रहे हैं। तो ये कुछ सारे फायदे थे जो मुझे आईफोन के लगे ओवर एंड्रॉइड। अब मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि लड़ाई एंड्रॉइड और iOS की है ही नहीं, लड़ाई है आपके प्रेफरेंसेस की कि आपको क्या पसंद है। क्या आपको बहुत ज्यादा हाईली कस्टमाइजेशन चीज विद बहुत ज्यादा चीजें आप चेंज कर पाओ, एपीकेस चला पाओ एक्सटर्नल, और बहुत सारी अलग अलग तरीके की टेस्टिंग कर पाओ, इस तरीके का फोन चाहिए, या फिर आपको एक ऐसा स्टेबल चीज चाहिए कि भाई सालों साल मैं उस चीज के ऊपर स्टेबल रह सकता हूं, बस मुझे क्वालिटी अच्छी चाहिए, पैसे ज्यादा है मेरे पास देने के लिए, और अगर इसी कंपनी की मैं और चीजें खरीदता हूं तो मुझे एक बेटर थोड़ी सी कनेक्टिविटी मिल जाती है। अगर इस तरीके का सिस्टम चाहिए तो आप एक आईफोन पे जा सकते हो, नहीं तो एंड्रॉइड बेटर एनी डे है ही है। तो मैं यहाँ पे कोई फैन बॉय अभी तक तो नहीं बना हूं, ना एप्पल का ना एंड्रॉइड का, ये आगे पता चलेगा। लेकिन आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके जो भी ओपिनियंस हो नीचे कमेंट करके बताना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।